हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये 5वां वीडियो है। टोटली 4 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उनमें मैं 15 अक्टूबर तक का करंट आप लोगों को दे चुका था लेकिन उसमें 15 अक्टूबर तक का अक्टूबर के बहुत कम क्वेश्चंस कवर हुए थे और मैं अब इस वीडियो के माध्यम से पूरा अक्टूबर के 200 प्लस क्वेश्चंस हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हर रोज के 30 दिन के 200, इसका मतलब हर रोज 6 क्वेश्चन। तो आप सोचो, एक दिन में 6 क्वेश्चन तो बनते भी नहीं है जीके के, फिर भी 6 हैं, तो इसका मतलब कुछ छुटेगा ही नहीं। और आजकल एग्जाम्स में जो अब हो रहे हैं तो उनमें देखने में ये आया है यानी जो जैसे दिसंबर में एग्जाम होना है या कोई जनवरी में एग्जाम होना है, तो दोस्तों उनमें जो लेटेस्ट मंथ है ना, जैसे दिसंबर के एग्जाम में अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर के बीच में एग्जाम है तो 10 दिसंबर तक की भी करंट अफेयर्स पूछ लेता है। तो जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उस पे ज्यादा जोर चल रहा है आजकल। ज्यादा पुरानी अगर आपको देखनी है तो मैं पिछली 4 वीडियो में पूरा 1 साल कवर कर रखा है। अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो कहाँ मिलेंगे? प्ले लिस्ट में। तो 1 साल के वीडियो मात्र 1 साल का करंट अफेयर्स मात्र 4 वीडियो से कवर हो रहा है, तो कम बात नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपका वीडियो का एग्जाम आ रहा है या रेलवे के एग्जाम आरपीएफ वगैरह की चल रहे हैं, एसआई का वगैरह या कांस्टेबल का, आगे एसएससी जीडी का एग्जाम आएगा, ठीक है, या यूपी टीचर, प्राइमरी टीचर का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, उन सब में बहुत काम करने वाली है दोस्तों ये करंट अफेयर। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता देता हूं। और आगे नवंबर का भी आजकल में मतलब कल भी आ सकता है नवंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं। फिर दिसंबर खत्म होने के बाद पूरे दिसंबर का करंट अफेयर्स आएगा। तो इसमें क्या है कि एक भी क्वेश्चन, उम्मीद है कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको। ठीक है, तो पेपर में जो क्वेश्चन इन महीनों से आया तो वो मिलना ही मिलना है। महाराष्ट्र, दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में क्या है? भारत का पहला राज्य जिसने कैदियों को वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी। दोस्तों ये कुछ इस तरह से मैं याद करवा रहा हूं आपको, या इस तरह के पॉइंट दे रहा हूं कि जो आपको खुद ही लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो हमें याद होना ही चाहिए था। तो ये महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया है, भारत का पहला राज्य ऐसा बना है जिसने कैदियों को वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी है दोस्तों। ठीक है, दूसरा, विजय हजारे ट्रॉफी 2018 मुंबई ने तीसरी बार जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। उद्धव उत्सव, कई बार उत्सव पूछ लेता है, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे राज्यों में मनते हैं, तो उत्सव कौन सा कहाँ मनता है? तो उद्धव उत्सव ग्वालियर में मनता है, संगाई उत्सव मणिपुर में मनता है। तो ऐसे उत्सव या महोत्सव कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एमपी से एक 52वां जिला, जो एमपी का पुलिस का या कोई एमपी एससी पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो एमपी से 52वां जिला, तो टोटल अब एमपी में 52 जिले हो गए, अब तक 51 थे। निवाड़ी एक जिला बना है नया। जेबीएन ट्रॉमी नामक 2 तूफान आए हैं जापान में हाल ही में। ट्रॉमी लेटेस्ट आया है, उससे पहले जेबी आया था, शायद ट्रॉमी नाम है, देख लेना एक बार। ट्रॉमी है, बिल्कुल ट्रॉमी है। पुस्तकें, द पैराडॉक्सिकल पीएम। दोस्तों इन नामों में थोड़ी सी वेरिएशन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अंग्रेजी में नाम लिखे होते हैं, क्योंकि ये भाषा में तो जापानी भाषा में बने होते हैं। इंग्लिश में कुछ और लिखते हैं और हिंदी में थोड़ा सा उच्चारण में कभी कभी गलत देते हैं। तो कभी कोई ट्रामी लिख देगा, कोई टामी लिख देगा, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट ढूंढने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पुस्तकें क्या होता है दोस्तों? पुस्तकें, जो लेटेस्ट पुस्तकें लिखी गई हैं इस अक्टूबर मंथ में, जो पुस्तकें लिखी गई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी कुछ। तो ये द पैराडॉक्सिकल पीएम, ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी है और बहुत चर्चा में ये पुस्तक रही थी। शशि थरूर, कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हैं शशि थरूर, तो उन्होंने ये लिख दी थी, पैराडॉक्सिकल पीएम, प्राइम मिनिस्टर। द लीडरशिप, प्रमोद शर्मा। महाराणा प्रताप, रीमा हुजा। महाराणा प्रताप की स्टोरी है इसमें, रीमा हुजा ने लिखी है, महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है। हाफ द नाइट इज गॉन, अमिताभ बागची ने पुस्तक लिखी है, हाफ द नाइट इज गॉन। ठीक, नेक्स्ट है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। एक अमिताभ जी को अभी साहित्य का जो पुरस्कार है
ज्ञानपीठ वो भी मिला है, उनको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, नवंबर या दिसंबर के करंट अफेयर्स में, तो वो भी बड़े छाए हुए हैं आजकल। तो ब्रीफ आंसर्स देखिए, हाफ द नाइट इज गॉन यानी आधी रात बीत गई, तो अमिताभ बागची। तो नेक्स्ट है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। ब्रीफ माने छोटा, संक्षिप्त उत्तर, किसी बड़े क्वेश्चन का संक्षिप्त उत्तर। तो ये स्टीफन हॉकिंस साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के भौतिकी का नोबेल भी इनको मिल चुका है। तो इन्होंने जो है, अभी तो डेथ हो गई है इनकी, तो उन पे ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस इनकी पुस्तक है। डेनमार्क ओपन, ताई जू यिंग ने साइना नेहवाल हारी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो डेनमार्क ओपन किसने जीता? ताई जू यिंग ने, और किसको हरा के? साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल किस फाइनल में हारी है? डेनमार्क ओपन के में। पॉल एलन का हाल ही में निधन हो गया है। पॉल एलन, तो याद रखिए पॉल एलन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स आपने सब सुने होंगे, तो बिल गेट्स के साथ इन्होंने स्थापना की थी, पॉल एलन ने ही माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। लेकिन नाम बिल गेट्स का ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो अमीर है, ठीक है, इनसे ज्यादा। आगे, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण नई दिल्ली ने, ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, पूरे देश का एक स्मारक का निर्माण किया गया है, अभी उद्घाटन हुआ था उसका नई दिल्ली में। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहां पर बना है? बेंगलुरु। तो इसमें कैश से में काम नहीं होता है, इस तरह का कुछ करेंसी का एटीएम है ये, कैश नहीं निकाल सकते या कुछ इस तरह का है कुछ। तो क्रिप्टो करेंसी आप याद रख लीजिएगा, है ना, प्लास्टिक मनी के ऊपर ही कुछ है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल, गूगल कर लीजिएगा, हो सकता है मैं भी इसके बारे में पूरा नहीं जान पाया हूं, ठीक है, मैंने नहीं करा गूगल, तो आप कर लीजिए, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है जानना है तो। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो एडवोकेट जनरल, एक तो होता है एडवोकेट जनरल, तो होता है जो राज्यों में सबसे बड़ा विधि अधिकारी, लेकिन एक होता है आपका अटॉर्नी जनरल। वो कौन है? के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल के बाद जो भारत के दूसरे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, पहले बड़े तो अटॉर्नी जनरल जिनको महान्यायवादी हिंदी में बोलते हैं, दूसरे बड़े ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो अभी नए नए बने हैं, तुषार मेहता। केंद्र सरकार इनको नियुक्त करती है। 26 अक्टूबर 2018 को पहला कृषि पुरस्कार किसको? देखिए, कृषि पुरस्कार चलाया गया है ये भी भारत सरकार ने, और 26 अक्टूबर को दिया है पहला, किसको? MS स्वामीनाथन को। रोजगार बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार ने किसके साथ मिलकर ADB, एशियाई विकास बैंक, इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोल सकते हैं, तो द्वारा भोपाल में एक मल्टी स्किल पार्क बनाया है। इसमें क्या है? रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत सारे स्किल्स जिसमें जो व्यक्ति के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर उनको रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार और ADB दोनों ने मिलके ये चलाया है, एशियाई विकास बैंक और केंद्र सरकार दोनों ने मिलके, ठीक है। कहां पर? ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल में। अभी किन लोगों का निधन हुआ है? अभी तो मैंने एक पॉल एलन बताया नाम, तो वो पॉल एलन अभी कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ। एक अन्नपूर्णा देवी शास्त्रीय संगीतकार हैं, 1977 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, ठीक है। GD अग्रवाल, तो दोस्तों अन्नपूर्णा देवी भी याद रखेंगे कि हाल ही में अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु हुई है, ये क्या थी? तो शास्त्रीय संगीतकार आप लिखेंगे, इन्हें 1977 में पद्म भूषण मिल चुका है। GD अग्रवाल उच्च पर्यावरणविद थे और गंगा सफाई के लिए एक अनशन रखा था, आमरण अनशन इन्होंने, और उसमें डेथ हो गई, ठीक है, गंगा सफाई के या गंगा के लिए लड़ रहे थे। तो GD अग्रवाल याद रखेंगे, काफी फेमस रहे हैं ये भी, इनकी डेथ काफी फेमस रही थी। आगे, सौर जल निधि और निर्माण कुसुम योजना, दोनों योजना किस राज्य की है? ओडिशा सरकार की। याद रखना, ये सौर जल निधि, ये इसमें किसानों को मुफ्त जो है सोलर के पंप बांटे जाएंगे, वाटर पंप, ताकि वो अपने घर में ट्यूबवेल वगैरह लगा सकें खेतों को उगाने के लिए। निर्माण कुसुम योजना क्या है? इसमें जो मजदूर होते हैं, जो निर्माण कार्य में मजदूर लगे हैं, उनके बच्चों का ध्यान रखना, पढ़ाई वढ़ाई शिक्षा का। तो ये सरकार ने बड़ी अच्छी पहल की है, उड़ीसा सरकार ने कई सारी पहल है ऐसी। तो CBI के नए निदेशक, अभी विवाद हुआ था, CBI के 2 डायरेक्टर को हटा दिया गया था, आपसी विवाद था, दोनों को हटा दिया, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, और अब नया बनाना ही पड़ता, क्योंकि उसको तो हटा नहीं सकते, मतलब रख नहीं सकते जिसके खिलाफ आरोप लगाए हैं। तो M नागेश्वर राव का नाम याद रखेंगे, CBI के नए निदेशक बन गए हैं, डायरेक्टर बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू मैच में ही शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय पृथ्वी शॉ, वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक मारा था, बिल्कुल आप सबको याद होगा। इलाहाबाद का नया नाम
क्या कर दिया है। यूपी करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। योगी सरकार ने कई जगहों के नाम बदले हैं, आप सबको पता है। इलाहाबाद का भी और फैजाबाद का नया नाम अयोध्या कर दिया है। एक मुगल सराय स्टेशन था, आपको पता है, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया है। तो नाम बदलने पे काफी जोर है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नाम किसका क्या बदला जा रहा है। तो भारत को हाल ही में 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत को हाल ही में 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य चुना गया है। तो जिसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, ये मानवाधिकार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, जो हाल ही में मनाया गया था। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस, इस दिन नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं, इसी दिन 10 दिसंबर को ही। घोषणा पहले ही हो जाती है, कभी आपका वो तो बहुत पहले ही बता दिया, जैसे जी आपने पिछले वीडियोस में। तो लेकिन घोषणा पहले होती है, दिए इस दिन जाते हैं, वितरित इस दिन किए जाते हैं। तो जेनेवा मुख्यालय है इसका। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, भारत का 103 रैंक, बहुत पिछड़ गया भारत, जबकि 2014 में 55वीं रैंक पे था। तो इस पे सरकार को खुद विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने काफी दिन तो ये बोल के रखा कि नहीं ये गलत रैंक है। ठीक है, लेकिन इस बार ये रैंक कैसे आई है, खुद गवर्नमेंट भी नहीं जवाब दे पा रही है इसका। ठीक है, जिमेक्स 18 युद्धाभ्यास, समुद्र का युद्धाभ्यास है, नौसेनाओं का युद्धाभ्यास होता है। जिमेक्स जापान, जिम से लगा लेना जापान। तो भारत जापान के बीच, भारत तो रहेगा ही। अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला 2018 नई दिल्ली में लगा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। एक ट्रेड फेयर भी नई दिल्ली में लगता है, वो भी नवंबर के महीने में, 14 नवंबर से जो है जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन से, और ये करीब 28 नवंबर तक चलता है। तो ये ट्रेड फेयर भी यहीं पे लगता है, दिल्ली में ही, प्रगति मैदान में। ठीक है, तो रेशम उत्पादन में भारत दूसरे व चीन पहले स्थान पर है। तो अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला भी यहीं लगा है। विश्व के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन चीन में। विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। सबसे लंबा समुद्री पुल चीन ने बनाया है। 21 अक्टूबर 2018 को आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष पूरे। आप सबको पता होगा, आजाद हिंद फौज SC बोस ने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने। कब बनाई थी, 1943 में। कहां पे इसकी स्थापना की थी, सिंगापुर में जाकर। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो इनके जन्मदिन पे अब क्या चलाया है, अब आपको पता होना चाहिए। एक 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 75 रुपए का एक सिक्का भी चलाया है। ठीक है, तो आगे है सियोल शांति पुरस्कार। दोस्तों याद रखना, 75 रुपए के सिक्के की घोषणा की है गवर्नमेंट ने, चलाया तो भी नहीं है कि ये किस उपलक्ष्य में की है। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1943 में, उसके 75 वर्ष पूरे हुए, तो 75 रुपए का सिक्का उसी उपलक्ष्य में। ठीक है, प्लेटिनम जुबली भी बोलते हैं 75 वर्ष पूरा होने पर। सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो अब सियोल कहा, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को 2018 का दिया गया है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों ऐसे में दिवस तो आप खुद ही याद कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आप याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये विश्व पोलियो दिवस तो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो पोलियो का टीका सबसे पहले किसने खोजा था, जोनास इसाल्क ने। तो ये अपने आप में एक ऐसे जीके का क्वेश्चन रटवाने की कोशिश की है। ओडीआई क्रिकेट में 10,000 सबसे तेज रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज विराट कोहली। विश्व में सबसे ज्यादा तेज, सबसे जल्दी अगर 10,000 किसी ने पूरे किए हैं तो विराट कोहली, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। कृषि कुंभ मेला 2018 लखनऊ में लगाया गया। कृषि कुंभ मेला 2018 में लखनऊ में लगाया गया, बिल्कुल आप याद रखेंगे। यूपी जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी का पहली एग्जाम देने जा रहे हैं। कृषि कुंभ मेला कहां पर लगाया गया, 2018 का लखनऊ में। ठीक है, हो चुका है अक्टूबर में। कुंभ कृषि का नाम दिया है, एक कुंभ अभी भी चल रहा है। ये पहले बात तो जो अब चल रहा है वो अर्ध कुंभ है, वो अर्ध कुंभ का नाम अब बदल के कुंभ रख दिया गया है। और जो
कुंभ था उसका नाम बदल के अब महाकुंभ कर दिया गया है। तो अर्धकुंभ भी चल रहा है जो 6 वर्ष में एक बार लगता है। तो ये इलाहाबाद में चल रहा है, प्रयागराज में आजकल, ठीक है। इसके चर्चे आपको अखबारों में मिल जाएंगे, बहुत जोर तोड़ से प्रचार चला है इस बार कुंभ का। तो बिल्कुल याद रखिएगा कहाँ पे लगता है और कहाँ चल रहा है। आगे महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन राजकोट में किया गया। गुजरात में राजकोट पड़ता है और ये उद्घाटन किया था स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने जाके। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री के हाथ से उद्घाटन हो वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के नए सीईओ बने संदीप बख्शी, नाम याद रखेंगे। ऊंट कदल पुल ये काफी फेमस रहा था, हालांकि जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन हाल ही में कुछ चर्चा में आया था किसी बात को लेकर। तो आप इसलिए इसको याद रख लीजिएगा कि ये कहां पर था, हाल ही में चर्चित हुआ ऊंट कदल पुल कहां पर, किस राज्य में है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन नई दिल्ली, ठीक है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का स्वच्छता सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे देशों के इसमें भाग लिया था, देशों के सचिवों ने या उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत सारे देशों के आए, प्रतिनिधित्व करता है ना। तो यूएनओ के महासचिव भी इसमें शामिल हुए, ये सबसे बड़ी बात थी। कौन है? पुर्तगाल के हैं अभी वो, एंटोनियो गुतेरस, ठीक है। जो फिलहाल यूएनओ के महासचिव हैं पुर्तगाल देश से हैं, एंटोनियो गुतेरस उनका नाम है। होप टेक 2018 भारत वियतनाम तटरक्षक युद्धाभ्यास हुआ है। बिल्कुल आप याद रखिएगा, भारत और वियतनाम के बीच एक अभी युद्धाभ्यास हुआ था, होप टेक उसको बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय भारतीय विज्ञान उत्सव 2018 लखनऊ में हुआ है। तो बिल्कुल यूपीजी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भारतीय विज्ञान उत्सव 2018 कहां पर हुआ? लखनऊ में, ठीक है दोस्तों। नवंबर का करंट अफेयर्स भी शायद कल आ जाए, बहुत उम्मीद है। कंप्यूटर पे भी काम कर रहा हूँ, जो यूपी टीचर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करंट अफेयर्स तो उनको काम आना ही आना है ये, ठीक है। तो 2018 में देश का सबसे स्वच्छ धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है। 2018 में देश का सबसे स्वच्छ धार्मिक स्थल, स्वच्छता पे बहुत जोर हुआ है। धार्मिक स्थलों में कौन सबसे स्वच्छ पाया गया? माता वैष्णो देवी मंदिर। बिल्कुल आपको एक बार में याद हो जाती हैं ऐसी चीजें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, बहुत बड़ी बात है किसी भारतीय को यहाँ होना। गीता गोपीनाथ, बिल्कुल याद रखिएगा, IMF की मुख्य अर्थशास्त्री इनको चुना गया है, गीता गोपीनाथ को। देखिए दोस्तों, एक इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति, ये क्या है अभी आप सबको पता होगा, बहुत चर्चा में रही थी। तो मैं उससे रिलेटेड सारे पॉइंट इसी वीडियो में देने वाला हूं। सरदार पटेल की 182, ये पहली बात तो पता होना चाहिए प्रतिमा किसकी है, तो सबको ही पता है, सरदार पटेल जी की है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। कितने फीट ऊंची है? अगर फीट में इसको निकालने लगे तो 597 फीट, मतलब 3 फीट ही कम रह जाती है 600 होने में। आधार सहित दोस्तों, अगर उसका बेस को भी और नाप दिया जाए, देखिए यहां से पैर शुरू हुए हैं, मान लीजिए उस प्रतिमा में यहां पैर शुरू हुए हैं, तो बेस भी तो बनाया गया होगा। तो अगर यहां से बेस से उस मूर्ति को ले दिया जाए तो वो बेस भी काफी ऊंचा है इसका, ठीक है। तो कई मंजिल तो बेस में ही बन जाएंगी। तो 240 मीटर है बेस सहित। सोचो 58 मीटर का तो बेस ही बेस है। 58 मीटर कितना होता है? 3 मीटर की एक बिल्डिंग होती है ज्यादा से ज्यादा। तो आप समझो 19 मंजिल का तो बेस ही बेस है इसका, तो कितनी बड़ी होगी। चलिए, तो चीन की बुद्ध प्रतिमा 153 मीटर ऊंची है, उसको इसने पछाड़ा है। अब तक विश्व रिकॉर्ड इसी के नाम था, तो लेकिन अब ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मूर्ति सरदार पटेल मूर्ति से पहले, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो चीन की बुद्ध प्रतिमा, ठीक है, 153 मीटर ऊंची थी। आगे बात करते हैं सरदार पटेल के बारे में। देखिए, प्रतिमा का रिकॉर्ड तो बनाया है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का। अब सरदार पटेल जी के बारे में भी जानना जरूरी है, जिनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है। बाकी नहीं तो आपकी नहीं बना देते कितनी बड़ी मूर्ति, अगर ऐसा ही होता तो भाई कुछ फेमस रहे होंगे तभी तो। सरदार पटेल का जन्म नाडियाद में हुआ था, गुजरात में नाडियाद पड़ता है।
31 अक्टूबर 1875 में जन्म हुआ था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री ये रहे थे। इन्हें एकता का प्रतीक कहा जाता है, इन्हें एकता का। तो गांधी जी से बहुत सिर्फ 6 साल छोटे थे गांधी जी, 1869 में पैदा हुए। ठीक है, तो 2 अक्टूबर, ये 31 अक्टूबर, सोचो अक्टूबर के शुरू में लास्ट में, याद ऐसे ही हो जाती हैं चीजें। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे। इन्हें एकता का प्रतीक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देशी रियासतों का एकीकरण किया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है जीके में, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया? क्योंकि आप सबको पता है स्वतंत्रता पश्चात भारत अलग अलग रियासतों में बटा था और उसको एक करना ये बड़ी बात थी कि किसी एक राजा की स्वाधीनता स्वीकार कर लें कि आप सब मेरे अंडर काम करोगे या सब आप एक मिलके हो जाओ। तो किसी को राजकाज छोड़ना किसको अच्छा लगता है अपना, ठीक है, सब अपने अपने आप में राजा बने फिरते हैं, तो उनको भी एक कर दिया था। तो ये एकता, इसलिए इनको एकता का प्रतीक बोला जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब तो आपको सबको पता है, यूनिटी होती है एकता, तो एकता की मूर्ति बनी है ये। तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा दी थी। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हुई। तो काफी साल जिए, 75 साल करीब जिए। 1875 में जन्मे और 75 साल ही जिए लगभग। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को बिल्कुल राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया है और भारत रत्न भी इन्हें मिला था 1991 में। ठीक है, यह प्रतिमा किस किस की बनी है? वापस प्रतिमा पे आता हूं। सरदार पटेल जी के बारे में तो जान लिया है हमने, अब प्रतिमा के बारे में और जानते हैं। लोहा, कंक्रीट और कांस्य लेप, मतलब कांच का इस पर लेप चढ़ा हुआ है बाहर से। ठीक है, 31 अक्टूबर 2013 को इसका शिलान्यास समझते हैं ना आप, शुरुआत जो हुई थी बनाने की। और 31 अक्टूबर 2018 को सही 5 साल में इसका अनावरण समझते हो, मूर्ति जो ढकी हुई रहती है उसका आवरण हटा देना। ठीक है, वो मोदी जी ने हटाया था, आप सबको पता है। तो ये 5 साल में बनकर तैयार हुई। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? राम सुतार, नाम याद रखेंगे। और कंपनी कौन सी थी जिसने ठेका लिया था इसको बनाने का? लार्सन एंड ट्रूबो। ठीक है, L&T इसको शॉर्ट में भी बोला जा सकता है। इसका खर्च कितना है? 2989 करोड़ और वजन इसका 1700 टन है। इसकी हवा की क्षमता 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को झेल सकती है। भूकंप की क्षमता 6.5 तीव्रता का रिएक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप ये सह सकती है। ठीक है, 12 किलोमीटर दूरी से इसको देखा जा सकता है। बड़ी बात है, कितनी बड़ी मूर्ति होगी जिसको 12 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं, सोचो। गुजरात में नर्मदा नदी के टापू साधु बेट नामक स्थान पर यह स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर है, तो गुजरात में नर्मदा नदी में एक टापू है। उसके टापू पे बहुत सारी जगह हैं, लेकिन टापू पे इस नाम की जो जगह है साधु बेट, उस पे है। तो नर्मदा नदी में ये टापू है, उस टापू पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लगभग 3 किलोमीटर या एग्जैक्ट कहो तो 3.2 किलोमीटर। चलिए, हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हमने बात कर ली। हॉकी वर्ल्ड कप भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहा है इस बार क्योंकि ये सीधा इंडिया में हुआ है। ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय खेल तो है ही, और 27 नवंबर से 16 दिसंबर तक चला है। तो भुवनेश्वर में हुआ है। इंडिया में कहा हुआ है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के भी किस स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है आपको। पहला मैच 28 नवंबर को खेला गया था, 27 नवंबर को इसका उद्घाटन था। शुभंकर या मस्कट कौन था? ओली कछुआ था। बिल्कुल, हॉकी वर्ल्ड कप बिल्कुल आप क्वेश्चन बन सकता है, पूरा चांस है। ठीक है, ये मैंने इसमें क्यों लिख दिया? अक्टूबर में तो नहीं हुआ, ये नवंबर और दिसंबर की बात है, पर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हमारा बन सकता है ना, इसलिए मैंने लिख दिया। मैं क्यों वेट करूं दिसंबर की वीडियो का, जब चीजें हमें दिख रही है, वहां एक बार और करवा देंगे तुम्हें याद, और क्या होएगा इससे ज्यादा। ठीक है, अब आप आगे देखिए। थीम है जय हिंद जय इंडिया। इसका थीम क्या था पूछ लिया जाता है, तो जय हिंद जय इंडिया, माथे पर विजय की बिंदिया। देखिए मिला दिया, सुर मिला दिया। जय हिंद जय इंडिया, माथे पर विजय की बिंदिया। ठीक है, ये पूरा था। जय हिंद जय इंडिया भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं इस थीम को, और पूरा पढ़ना है तो ये है। पहला मैच बेल्जियम व कनाडा के बीच हुआ, और पहला मैच जिसके बीच हुआ है ना, उसी ने इसमें
इसको जीता है हॉकी वर्ल्ड कप को। किसने? बेल्जियम ने। नीदरलैंड को फाइनल में हराया है। नीदरलैंड को हम हॉलैंड भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरा नाम। तो पहली बार बेल्जियम ने कोई वर्ल्ड कप जीता है, बहुत खुशी की बात है उनके लिए। और भारत को इसमें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। हमारे देश में होते हुए भी हमें उम्मीद थी कि हम वर्ल्ड कप इस बार जीतें। भारत ने सिर्फ एक ही बार आज तक वर्ल्ड कप जीता है, हालांकि ओलंपिक में तो कई बार हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप एक ही बार जीता है। और वो कब जीता है? 1975 में, ठीक है। कप्तान इस टीम के, जो अब यह हारी है, 6ठे स्थान पे जो रही है, इसके कप्तान मनप्रीत सिंह थे। और भारत पूल सी में था, क्योंकि 16 टीम थी, ABCD 4 ग्रुप बनाए, हर ग्रुप में 4-4 टीमें, तो भारत इसके पूल सी में। कोई बड़ी बात इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्वेश्चन कि भारत कौन से पूल में था, ऐसे थोड़ी पूछेगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट मिला नहीं, मैंने यही उठा के रख लिया। तो 2014 में विजेता ऑस्ट्रेलिया रही, बिल्कुल। इससे पिछली विजेता 2018 की तो आपको पता पड़ गई है, बेल्जियम है, ठीक है। तो सर्वाधिक गोल इस टूर्नामेंट में किसने किए? अलेक्जेंडर हेनरिक्स ने किए थे, ठीक है। तो हॉकी वर्ल्ड कप भी पूरा हो गया इसी के साथ। अब मैं आपको बताता हूं नियुक्तियां, जो इस महीने में नियुक्तियां हुई है, वो भी काफी सारी नियुक्तियां हुई, तो वो भी आपको साथ साथ बता देता हूं। RPF के महानिदेशक अरुण कुमार बनाए गए हैं। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, नए निदेशक बने अरुण कुमार। RPF के लिए तो भाई पुलिस की भर्ती भी चल रही है उनकी, तो उनको तो ये क्वेश्चन रट के जाना ही चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई 46वें बने। ये पहले भी मैंने करा दिया था, ठीक है, तो पिछली वीडियो उसमें भी इनका जिक्र है। पर अच्छे लोगों का जो इंपॉर्टेंट है उनका बार बार जिक्र होता रहे तो अच्छा लगता ही है, ठीक है, तो होता रहना चाहिए। BSF महानिदेशक रजनीकांत मिश्रा, बिल्कुल। सॉलिसिटर जनरल अभी लिखवाया था पीछे तुषार मेहता, मैंने बताया बार बार जिक्र हो जाए तो क्या बुरा है। गीता गोपीनाथ, इनकी भी नियुक्ति हुई थी, वो भी मैंने बताया था। IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर इन्हें चुना गया है। M नागेश्वर राव, बताओ क्या बताया थे आपके रिवीजन के लिए, क्या क्या बताए थे। M नागेश्वर राव कौन? CBI के नए निदेशक, नए डायरेक्टर बनाए गए हैं, क्योंकि CBI में बहुत विवाद छिड़ा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबरीमाला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को की पाबंदी हटा दी। सबरीमाला मंदिर काफी चर्चित रहा था। अभी इसमें क्या हुआ था, इसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने वो पाबंदी हटा दी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मंदिर से महिलाओं की पाबंदी हटाई है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इन पे। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड किसे मिला है? अहमदाबाद व इंदौर, दोनों को संयुक्त रूप से। अहमदाबाद का जो हवाई अड्डा है उसको सरदार पटेल हवाई अड्डा भी बोला जाता है, ठीक है। तो सरदार पटेल हवाई अड्डा भी कह सकते हो, या अहमदाबाद हवाई अड्डा। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पूरे विश्व में शेर के बच्चों का जन्म टेस्ट ट्यूब द्वारा कराया गया, ठीक है। शेर के बच्चों को भी टेस्ट ट्यूब बेबी अब तक इंसान में सुना होगा आपने, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ऐसा पहला देश बन गया है जिसने शेर के बच्चों का टेस्ट ट्यूब बेबी में जन्म कराया है। चलिए, भारत का सबसे स्वच्छ संस्थान, मतलब अभी तो आपने मंदिर पढ़ा था, ऊपर धार्मिक स्थल पढ़ा था। धार्मिक स्थल में ये नहीं सिर्फ मंदिर, धार्मिक में आप मुस्लिमों के धार्मिक, सिखों के धार्मिक, सभी धार्मिकों में वैष्णो देवी को माना गया, ठीक है। सबसे स्वच्छ साफ सुथरा मंदिर जो रखा गया। भारत का सबसे स्वच्छ संस्थान में आपको समझ लिए इंस्टीट्यूशन यानी पढ़ने वाले स्थान, तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी तो हरियाणा में है। बड़ी खुशी की बात है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो हरियाणा वालों को गर्व करना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया बात आपके लिए है। ल्यू रिव्यू एक अभियान है, गूगल कर लीजिएगा क्या है ये। तो हैशटैग ल्यू रिव्यू किसने चलाया? केंद्र सरकार ने गूगल के साथ चलाया है इसको मिलके, ठीक है। तो हैशटैग ल्यू रिव्यू। चलिए, मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी इसको गूगल नहीं किया, आप कर लेना। क्रिकेट एशिया कप मैन ऑफ द सीरीज शिखर धवन को मिली है। क्रिकेट एशिया कप मैन ऑफ द सीरीज, क्योंकि एशिया कप विजेता अभी कौन बना है? भारत। किसको हराया था भारत ने? बांग्लादेश को, ठीक है, आप सबको पता है। पाकिस्तान पहले ही बाहर हो गया था, श्रीलंका तो सबसे शुरू में ही बाहर हो गया था, ठीक है, तो वो सब आपको याद है। और शिखर धवन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, बड़ी बात है। चलिए, मुंबई के बाद स्वच्छ रेल नई दिल्ली में चली है। सबसे पहले अगर पूछी जाए स्वच्छ रेल कहां चली है? मुंबई। ये कैसी है दोस्तों? ये दरअसल में कचरा को ढोती हुई चलती है ये रेलगाड़ी, तो इस तरह की रेल है,
तो अपने आप में एक अलग अनोखी रेल है ना, इसलिए याद कर लीजिए। तो नई दिल्ली में दूसरी रेल चली है, पहली मुंबई में। तो सबसे पहले स्वच्छ रेल कहाँ चलाई गई, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप मुंबई लगाएंगे। दूसरी स्वच्छ रेल आप नई दिल्ली लगाएंगे। चलिए, स्वच्छता ही सेवा, ये एक पुरस्कार दिया जाता है। दरअसल में केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों में साफ सुथरा रखने के लिए, भाई ऑफिसेज भी तो गंदे रह सकते हैं, उनको साफ सुथरे रखने के लिए एक अभियान चलाया, स्वच्छता ही सेवा। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया, तो रेल मंत्रालय को दिया गया। रेल मंत्रालय सबसे साफ सुथरा पाया गया। चलिए, राष्ट्रीय खादी महोत्सव ये मुंबई में हुआ 2018 का, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप याद कर लेंगे। इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन मोदी जी द्वारा उत्तराखंड में किया गया। तो इन्वेस्टर्स समिट क्या है दोस्तों, ये इसमें नए नए जो लोग हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस वगैरह में, तो उनके लिए बताए गए मौके तलाशे गए कि आप यहाँ पे उत्तराखंड में ये यहाँ जगह लगा सकते हो अपना पैसा, ताकि आपको बहुत लाभ होगा। तो मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स समिट। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, ठीक है। एशिया का सबसे पहला, डॉल्फिन तो आप जानते ही हैं, डॉल्फिन मछली, तो उसका पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है, पटना में। एशिया का ही पहला, अब तक डॉल्फिन पर कोई रिसर्च सेंटर था ही नहीं एशिया में, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए तीसरे युवा ओलंपिक खेल 2018 अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में आयोजित हुए हैं। रूस ने इसमें 59 पदक लेकर पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने 3 गोल्ड लिए, 13 पदक कुल लिए थे। फर्स्ट ने सिर्फ 59 लिए, भारत ने भी काफी ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। तो मेरठ के सौरभ चौधरी ने इसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। बाकी इन्होंने पहले भी आप इनका नाम सुन चुके हो, एशियन गेम्स में भी और उसमें भी सुन चुके हो, राष्ट्रमंडल में भी। तो बिल्कुल मेरठ के सौरभ चौधरी ने इसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। 3 गोल्ड में से 1 गोल्ड इनका है। चलिए, एक मीनू भाकर, ठीक है, उनका भी 1 गोल्ड है इसमें, और एक और नाम है, तो टोटल 3 गोल्ड है इसमें। और मेरठ के सौरभ चौधरी कौन सा खेल, मतलब किस खेल को, इस शूटिंग में है, कौन सी शूटिंग है, शूटिंग भी कई तरह की होती है, 10 मीटर एयर पिस्टल। आगे पैरा एशियाई खेल कहाँ किए गए हैं, कहाँ कराए गए हैं, जैसे एशियाई खेल भी इंडोनेशिया जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया की राजधानी में, और पैरा एशियाई खेल भी यहीं पे हुए हैं। बस देखिए, जैसे जहां ओलंपिक होते हैं वहीं पैरालंपिक होते हैं। पैरा मतलब जो विकलांग है, जो दिवंगत हैं, उनके खेल, ठीक है। इसमें जो हमारे ध्वजवाहक रहे थे मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है, जो हाई जंप करते हैं, तो वो इसमें ध्वजवाहक रहे। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ है। बिल्कुल आप सबको पहले ही बता चुका था 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेले जाएंगे, तो गोवा में आयोजन हो चुका है। नए राष्ट्रपति कौन कौन से, 2 हमारे पड़ोसी देश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब वो नए चुने गए हो ना, तब तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इराक के और मालदीव दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं। हमारा पड़ोसी देश इराक कैसे हो गया, अरे भाई ये भी है, आप देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब यही है, बिल्कुल ये भी पड़ोसी देश ही हैं। तो बरहम साली ये इनका नाम है, और इनका मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोली। इन्होंने तो ये इसलिए भी फेमस रहे, अगर सबसे पहली कोई विदेशी यात्रा राष्ट्रपति बनते ही की इन्होंने, तो वो भारत की, ठीक है। तो मालदीव का एक इसलिए भी इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है कि राष्ट्रमंडल के से इनको पहले हटा दिया गया था, ये हट गए थे, और अब भी फिर से जुड़ गए हैं राष्ट्रमंडल के देशों में, ठीक है, इनका नाम फिर से आ गया है। चलिए, तो आगे भारत आईएमजी की रिपोर्ट के अनुसार उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम कर्ज लेने वाला देश है। कितने हमारे लिए गर्व की बात है। देखिए, ये तो हम इस बात पे तो गर्व कर सकते हैं। उभरती अर्थव्यवस्था मतलब जो विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों में भारत सबसे कम कर्ज लेता है। ये आईएमजी ने एक रिपोर्ट दिया, आईएमजी रिपोर्ट जारी करता है इस बारे में, कौन कितना कर्ज कहां से कैसे लेता है। मानव पूंजी सूचकांक में भारत का 115वां स्थान है, ठीक है। सखी, ये सखी क्या है, वोडाफोन की महिला सुरक्षा सेवा, ठीक है, सखी है वोडाफोन की महिला सुरक्षा सेवा। चलिए, ये शुरू किया वोडाफोन ने, तो सखी पूछा जाए क्या है। जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का उसको दर्जा मिला है। ये कैसे शक्तिशाली बन जाता है दोस्तों, ये देश क्या सबसे शक्तिशाली है, नहीं, ऐसा भी नहीं है।
पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली कैसे? अब तक ये सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली था, उसको पछाड़ के इस बार जापान का हो गया है, जिस पे सबसे ज्यादा देशों में जाया जा सके, जिस पासपोर्ट पर सबसे ज्यादा देश के लोग विश्वास कर सकें कि भाई हमारे इन लोगों से हमें कोई खतरा नहीं है, तो वो सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। तो वहां पे लोगों को बगैर वीजा भी एंट्री दी जाती है इन देश के लोगों को। तो जिस पासपोर्ट पर सबसे ज्यादा वीजा फ्री एंट्री हो वो सबसे शक्तिशाली होता है, ठीक है। तितली, ओडिशा में हाल ही में आए तूफान का नाम। दोस्तों, ओडिशा में हाल ही में आए तूफान का नाम अगर कोई पूछे जाए तो आप कहेंगे तितली, ठीक है। और अभी एक तूफान अभी तमिलनाडु में भी आया था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, काफी फेमस रहा ये तूफान भी। बाढ़ तो केरल में आई थी, वो तो सबको पता है, गाजा या गज तूफान उसको बोलते हैं, वो नवंबर के में मैं बताऊंगा, नवंबर में आया था। गौरी बैलिस्टिक मिसाइल, पाक द्वारा सफल परीक्षण। गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का पाक द्वारा अभी सफल परीक्षण किया गया है, लेकिन ये हमसे काफी मारक क्षमता इसकी तो कम है, हमारी अग्नि 5 तो बहुत तगड़ी है, ठीक है। तो इसलिए हमें संतोष कर लेना चाहिए। सिक्किम, विश्व का पहला पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा किसको मिला है? सिक्किम को। दोस्तों, ये भारत का तो बहुत पहले मिल चुका है इनको दर्जा। पूर्ण ऑर्गेनिक क्या है? ये बिल्कुल भी ऐसा मटेरियल जैसे खाद लगाते हैं, दवाइयां लगाते हैं, पेस्टिसाइड्स जो जहर मारते हैं खेतों में, फसलों में, वो बिल्कुल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अब सिक्किम की फसलें, सिक्किम के फल बहुत ज्यादा बिका करेंगे क्योंकि ये पूर्णतः ऑर्गेनिक होंगे, मतलब ये खाद जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया हो उसी में रहेंगे सब कुछ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे पहला पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा, ठीक है। कोई पेस्टिसाइड्स इनकी फसलों में नहीं मिलता। मैरिस कोंडे, साहित्य के नोबेल का वैकल्पिक पुरस्कार। दोस्तों, अभी आपको याद होगा कि इस बार जो नोबेल दिया गया था वो 6 क्षेत्रों में न देकर 5 क्षेत्रों में दिया गया था, जिसमें 3 साइंस थी, शांति का नोबेल था, अर्थशास्त्र का नोबेल था। लेकिन साहित्य का इस बार नहीं दिया गया था क्योंकि इसमें थोड़ा विवाद चल रहा था। तो साहित्य के नोबेल, तो साहित्य का नोबेल तो अब इसको नहीं बोलेंगे, तो उसकी जगह जो एक और पुरस्कार चलाया है, तो वैकल्पिक पुरस्कार, साहित्य के नोबेल की जगह और जो पुरस्कार चला है वो किसको दिया है? मैरिस कोंडे, ठीक है। तो ये सबसे बाद में दिया गया है। तो मैरिस समझ लो, मैरिज में बिजी रह गए, इसलिए जो इन्हें बाद में दिया गया साहित्य के नोबेल। तो मैरिस कोंडे से याद आ जाएगा। आस्क दिशा, तो आस्क दिशा क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो टिकट बुकिंग के दौरान समस्या का जवाब देने के लिए IRCTC, ये रेलवे की वेबसाइट है टिकट बुकिंग की, तो इस वेबसाइट पर एक नया पोर्टल आपको मिल जाएगा देखने को, आस्क दिशा एक नाम से, ठीक है। नया चालू किया है टिकट बुकिंग के दौरान रेल मंत्रालय ने, अच्छी पहल है, ताकि लोगों की जो और क्वेश्चंस होते हैं वो जवाब मिल जाएगा तुरंत इसका, ठीक है। कारवां ए अमन बस सेवा, ये दोस्तों चल तो पहले से ही रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, अभी हाल ही में कुछ चर्चा में आई थी, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। हाल ही में चर्चित कारवां ए बस अमन बस सेवा किन 2 देशों के बीच चलती है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अंडमान निकोबार में विदेशी पर्यटकों को जाने का प्रतिबंध। दोस्तों, अंडमान निकोबार में जो प्रतिबंधित थे, पहले नहीं जा सकते थे ये लोग, लेकिन अब अंडमान निकोबार में विदेशी पर्यटक भी जा सकते हैं, तो उनका प्रतिबंध हट चुका है। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक USA के नागरिक की जो घूमने गया था और ऐसे एरिया में घुस गया था जहां नहीं जाना चाहिए था और उसकी डेथ हो गई थी, वहां के आदिवासियों ने उसको मार दिया था, ठीक है। तो वो बड़ा मामला उलझा था, तो वो उससे ही आपको याद रहेगा कि विदेशी पर्यटकों की जो मांग जाने का प्रतिबंध हटाया वो यहीं पे हटाया, अंडमान निकोबार, और तुरंत ही ये केस हो गया था। पाक को दी सऊदी अरब ने $300 करोड़ की मदद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस देश ने हाल ही में पाकिस्तान को $300 करोड़ की मदद देने का घोषणा की है, तो आप कहेंगे सऊदी अरब, ठीक है। CBDT की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 साल में भारत में 60% करोड़पति बढ़े। दोस्तों, CBDT क्या है? CBDT जैसे आपका इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा ये CBDT के अंडर ही आता है। तो CBDT सबसे टैक्स वसूली वगैरह जो भी काम होता है वो CBDT करता है, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष विनिमय बोर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आप इस तरह से बोलते हैं 4 साल में भारत में 60% करोड़पति बढ़े, ये कैसे बढ़े, लोगों पे ज्यादा पैसा आ गया? नहीं, कि टैक्स देने के हिसाब से ये बताता है कि भाई इतने करोड़ पे लोगों ने टैक्स दिया है, तो इसका मतलब है भारत के लिए अच्छे संकेत है कि भाई करोड़पति बढ़े हैं, इसका मतलब लोग ज्यादा टैक्स देने वाले बढ़े हैं। ठीक है, तो हमारा टैक्स बढ़ा है इस बार। ठीक है, करोड़पति तो वो पहले भी थे, लेकिन टैक्स चोरी बहुत थी, अब थोड़ा सा कंट्रोल में आ चुकी हैं चीजें। चीन ने किया विश्व के सबसे बड़े ड्रोन का सफल परीक्षण। ड्रोन आप जानते हो, शादी ब्याह में भी आजकल हेलीकॉप्टर की तरह उड़ा रहता है ना, छत पे सिर पर घूमते रहते हैं, वही ड्रोन है। तो वो बहुत बड़ा चीन ने बनाया है, सबसे बड़ा दुनिया का, तो वो भी याद रखेंगे आप। हिमाचल प्रदेश में सुरंग के अंदर देश का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन, कितनी बड़ी बात है, अंदर ही अंदर, अंडरग्राउंड। अब तक मेट्रो के सुने थे दिल्ली में अंडरग्राउंड स्टेशन, ये रेलवे का बनेगा, तो बड़ी बात है ना। कहां पे बनेगा? हिमाचल में। दोस्तों कल कंटिन्यू रखेंगे कौन सी वीडियो? नवंबर का करंट अफेयर्स।